नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। आरबीआई ने की चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा। रेपो रेट में कोई भी बदलाव न करने का लिया गया निर्णय। महंगाई को 4% पर लाने के मकसद से नहीं किया गया कोई बदलाव। अब अमेरिका जाने के लिए भारतीय कर सकते हैं E1 और E2 वीजा के लिए अप्लाई। अस्थायी श्रमिक वीजा हैं E1 और E2। इसके लिए अमेरिका ने ट्रीटी कंट्री का दर्जा दिया है भारत को। और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच के सामने आया औद्योगिक अल्कोहल का मामला। इस पर कानून बनाने के पीछे राज्य और केंद्र आए आमने सामने। राज्यों को है नशीली शराब पर कानून बनाने की शक्ति। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा की है और इस बैठक में रेपो रेट में कोई भी बदलाव न करने का निर्णय लिया गया है। यानी बैठक से पहले रेपो रेट 6.5% थी और इसे फिर से 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के 7% पर रहने का अनुमान लगाया है। वहीं रिटेल इन्फ्लेशन के लिए 2024-25 में 4.5% रहने का अनुमान रखा गया है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% किया था और तब से अब तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, ऐसा लगातार 7वीं बार हुआ है जब रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ हो, तो जाहिर सी बात है कि मन में सवाल आता है आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। लेकिन रेपो रेट में बदलाव नहीं करने के कारण को समझने से पहले यह जानना होगा कि रेपो रेट आखिर क्या है। चलिए एकदम आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए, रेपो रेट एक ऐसी दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं और इसके लिए वे अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखते हैं। वहीं रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। जब बैंकों में धन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक इस धन को रिवर्स रेपो रेट पर रिजर्व बैंक को दे देते हैं। अब आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तो बैंक ब्याज दर कम करेंगे और अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक भी ब्याज दर बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है कि रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को कर्ज ऊंचे रेट पर मिलेगा तो इससे बैंकों की कर्ज की लागत बढ़ जाएगी, लिहाजा बैंक भी अपने ग्राहकों से ज्यादा दर से ब्याज वसूलेंगे। इसलिए रेपो रेट में बढ़ोतरी के चलते आम लोगों के लिए कर्ज या लोन महंगा हो जाता है। अब जब लोन महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोग लोन कम लेंगे। इससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। इसीलिए आरबीआई मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कंट्रोल करने और तरलता की स्थिति को मजबूत करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाता है। अब यह भी समझिए कि आरबीआई खुदरा मुद्रास्फीति को लगभग 4% पर रखना चाहता है। इसीलिए महंगाई को 4% पर लाने और दुनिया भर में चल रही लड़ाई झगड़ों के बीच भी आर्थिक वृद्धि होती रहे, इस मकसद से रेपो रेट को यथावत रखा गया है, नहीं चेंज किया गया। इसी के साथ यह भी जानना होगा कि रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त ईएमआई में बदलाव की संभावना कम है। आइए अब मौद्रिक नीति समिति के बारे में भी कुछ जानते हैं। देखिए, मौद्रिक नीति समिति भारत में बेंचमार्क ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार है। इस समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और 3 भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं। एमपीसी का गठन करने के लिए वित्त अधिनियम 2016 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को संशोधित किया गया था। इस तरह यह कहा जा सकता है कि एमपीसी का गठन भारत की मौद्रिक नीति को तय करने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ें। क्या आपको पता है कि इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका के सर्विस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका के सर्विस सेक्टर में लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए का योगदान देते हैं और अमेरिका चाहता है कि यह कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहे। अमेरिका ने फिलहाल इसका लक्ष्य 2024 के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का रखा है। अब अगर इंडियन प्रोफेशनल्स का अमेरिका के सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहे तो इसके लिए अमेरिका को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, इसके लिए अमेरिका को शाहरुख खान के जैसे अपनी बाहें फैलाकर और ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स को देश में एंट्री देनी चाहिए। हालांकि अमेरिका इंडियन प्रोफेशनल्स को एंट्री देने के लिए H1B वर्क वीजा देता है और अमेरिका ने 2023 में भारतीयों को रिकॉर्ड 14 लाख वीजा भी जारी किए।
इनमें से 50% अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या थी। लेकिन H1B वीजा के साथ एक और समस्या है, और वो समस्या ये है कि अमेरिका में H1B वर्क वीजा की टोटल पेंडेंसी कई सालों की है और लगभग 3 लाख इंडियंस H1B वर्क वीजा के लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीयों के लिए एक नई वीजा कैटेगरी की पेशकश की है। ये कैटेगरी है E1 और E2 कैटेगरी। इसके लिए अमेरिका ने भारत को ट्रीटी कंट्री मतलब संधि देश का दर्जा भी दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने भारत को ट्रीटी कंट्री का दर्जा देने की बात उठाई थी। बहरहाल जो बाइडेन के इस कदम से H1B वर्क वीजा के लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल लगभग 3 लाख इंडियन को राहत मिलेगी। आइए समझते हैं E1 और E2 कैटेगरी के वीजा में क्या खास बात है। देखिए, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा USCIS कई कैटेगरी के वीजा प्रदान करती है। इस प्रकार E1 और E2 वीजा USCIS द्वारा जारी किए गए अस्थायी श्रमिक वीजा की कई कैटेगरीज के 2 टाइप हैं। ध्यान दीजिए कि ये वीजा उन देशों के नागरिकों को जारी किया जाता है जिनके साथ अमेरिका की वाणिज्य और नेविगेशन संधि है। संधि का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। E1 वीजा संधि व्यापारियों के लिए है और E2 वीजा संधि निवेशकों के लिए। यानी E1 वीजा धारक अपनी व्यापारिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए अस्थायी आधार पर अमेरिका जा सकते हैं और E2 वीजा धारक इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए अमेरिका जा सकते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस बात पर बहस शुरू की है कि क्या राज्य सरकारों के पास औद्योगिक अल्कोहल की बिक्री, वितरण, मूल्य निर्धारण और अन्य कारकों को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्ति है या फिर नहीं। देखिए, जब भी केंद्र और राज्य के बीच इस बात का जिक्र होता है कि कौन किस विषय पर कानून बना सकता है या कानून नहीं बना सकता, तो संविधान की 7वीं अनुसूची इस विवाद का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। इसके तहत 3 सूचियां शामिल हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें लगभग 100 विषय शामिल हैं। हालांकि एंट्रीज 97 ही है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की बात करें तो देश की रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेलवे, मुद्रा, बैंकिंग, न्यूक्लियर पावर आदि विषय इसके तहत आते हैं। इन पर केंद्र सरकार अनन्य रूप से कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आपको बता दें कि संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची के तहत 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 61 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषयों की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य आदि विषय इसके तहत आते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। वहीं अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। समवर्ती सूची के विषयों की बात करें तो इसके तहत विवाह और तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, फॉरेस्ट आदि विषय शामिल हैं। अब आइए खबर की तरफ लौटते हैं। देखिए, 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 8 में राज्यों को नशीली शराब के उत्पादन, निर्माण, परिवहन, खरीद और बिक्री पर कानून बनाने की शक्ति है। आपको पता ही है कि शराब पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क राज्य के राजस्व का एक प्रमुख घटक है और राज्य अक्सर अपनी आय बढ़ाने के लिए शराब की खपत पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जोड़ते हैं। लेकिन औद्योगिक अल्कोहल का मामला अलग है। औद्योगिक अल्कोहल का उपयोग अन्य उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जाता है और यह मानव उपभोग के लिए नहीं होता। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि 1989 में सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना था कि राज्य केवल नशीली शराब को विनियमित कर सकते हैं, औद्योगिक अल्कोहल को नहीं।
अब वापस से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है, तो इस खबर पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 और 12 की पाठ्यपुस्तकों में कुछ बदलाव हुए हैं। ये बदलाव कक्षा 11 और 12 और अन्य की पॉलिटिकल साइंस की किताबों में किया गया है। यह बदलाव पूरे देश में काफी चर्चा का विषय बन गया है और ये बदलाव मौजूदा सरकार की मंशा पर भी काफी सवाल उठा रहे हैं। आइए चलिए बात करते हैं इन बदलावों की। गोधरा के दंगे तो आपको याद ही होंगे। एनसीईआरटी ने किताबों से गोधरा के बाद के दंगों में मारे गए मुसलमानों का रेफरेंस हटा दिया है। पहले किताब में लिखा हुआ था कि 2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। वहीं बदले हुए संस्करण में लिखा गया है कि 2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। एनसीईआरटी ने बदलाव के लिए एक स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोगों को नुकसान होता है, यह सिर्फ एक समुदाय नहीं हो सकता। इसके अलावा एनसीईआरटी ने किताबों में जम्मू कश्मीर पर भारत के रुख को भी स्पष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर पहले की किताबों में लिखा गया था कि भारत का दावा है कि यह क्षेत्र अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान के रूप में बताता है। अब बदले हुए संस्करण में लिखा गया है कि हालांकि यह भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और इसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर POJK कहा जाता है। बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क यह है कि जो बदलाव लाया गया है वह जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की नवीनतम स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। इसी तरह मणिपुर मामले पर पहले की किताबों में लिखा गया था कि भारत सरकार मणिपुर की लोकप्रिय निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना सितंबर 1949 में विलय समझौते पर साइन करने के लिए महाराजा पर दबाव डालने में सफल रही। इससे मणिपुर में काफी गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ, जिसका एहसास अभी भी किया जा रहा है। अब नए संस्करण में लिखा गया है कि भारत सरकार सितंबर 1949 में महाराजा को विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में सफल रही। ऐसे ही बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले पर भी कुछ बदलाव हुए हैं। मौजूदा संस्करण में लिखा गया है कि कई घटनाओं की परिणति दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में जिसे जाना जाता है के विध्वंस में हुई। यह घटना देश की राजनीति में विभिन्न परिवर्तनों का प्रतीक और प्रारंभ हुई और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति के बारे में बहस तेज हो गई। ये घटनाक्रम भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े हैं। नए परिवर्तित संस्करण में लिखा गया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले यानी 9 नवंबर 2019 को घोषित फैसले के बाद ये बदलाव अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में परिणत हुए। कमेंट करके बताइए कि क्या किताबों में ऐसे बदलावों की जरूरत थी। इन बदलावों के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है। क्या आपको लगता है कि अब शिक्षा का भी राजनीतिकरण हो रहा है? तर्क के साथ जवाब दीजिए। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज में क्या है खास। यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के 20वें संस्करण की घोषणा हुई है। इस लिस्ट में राजनीति, व्यवसाय, कला और शिक्षा सहित अलग अलग सेक्टर से 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 90 युवा शामिल किए गए हैं। इसमें फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर समेत 5 भारतीयों को भी शामिल किया गया है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और पहली बार इसे 2005 में जारी किया गया था। आर्मी मेडिकल कोर ने अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना वर्ष 1764 में हुई थी, जिसका मकसद युद्ध तथा शांति काल में चिकित्सा देखभाल करना था। इसने चिकित्सा क्षेत्र में कई इनोवेशन की शुरुआत की है, जैसे फील्ड अस्पतालों का विकास और सैन्य शिविरों में स्वच्छता और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाना आदि। इसके साथ ही युद्ध के दौरान सैनिकों के बीच मृत्यु दर को कम करने में भी इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। भारतीय सेना ने स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया, जो कि एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसमें सेंसर और रडार का एक ऐसा नेटवर्क शामिल किया गया है जो हेलीकॉप्टर, ड्रोन, विमान और मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है और अलर्ट के आधार पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स को इसमें जोड़ा जा सकता है। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है, जिसका मोटिव सेना के एयर डिफेंस मैकेनिज्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है।
जल्द ही फिलीपींस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेंगे। यह अभ्यास 7 अप्रैल को दक्षिण चीन सागर में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना और आपसी सैन्य संबंधों को मजबूती देना है। हालांकि अभ्यास से रिलेटेड अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक खेलों में संचालन के लिए एक जूरी सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया गया। वह जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला बनने जा रही हैं। इसकी सूचना भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा दी गई। हमें पता होना चाहिए कि 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा, जो कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होंगे। एक महामारी थमने का नाम नहीं लेती कि दुनिया पर दूसरी की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगता है। यानी वैज्ञानिकों ने अब बर्ड फ्लू महामारी को लेकर चेतावनी दी है कि इसे कोविड से 100 गुना अधिक घातक समझा जाए। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि H5N1 वायरस गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है और इस बात की संभावना है कि यह वैश्विक महामारी का कारण बन जाए, क्योंकि यह वायरस हाई मोर्टेलिटी के साथ मनुष्यों सहित कई स्तनधारियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। WHO के अनुसार 2003 से H5N1 से संक्रमित होने वाले लगभग 52% मनुष्यों की मृत्यु हो गई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन अब आम लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स पर 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए WHO ने सारा को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि डिजिटल हेल्थ का एक प्रमोटर प्रोटोटाइप है। सारा से मतलब है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। यह जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होगा और उन्नत एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जैसी विशेषता रखता है। भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए इसे सभी स्वास्थ्य विषयों और 8 भाषाओं में 24 घंटे जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, E1 और E2 वीजा से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वीजा अमेरिका द्वारा उन देशों के नागरिकों को जारी किया जाता है जिनके साथ अमेरिका की वाणिज्य और नेविगेशन संधि है। E1 वीजा संधि व्यापारियों के लिए है और E2 वीजा संधि निवेशकों के लिए। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला बिल्किस मीर का संबंध किस राज्य या फिर यूटी से है? जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? आइए जल्दी से देखें आपसे कल क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, ईरान के इस्लामिक क्रांति से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत ईरान को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की इच्छा रखने वाले पहलवी वंश का शासन खत्म हो गया था। आयतुल्लाह खमैनी के नेतृत्व में ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इस थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के प्रयास से विकसित किया गया है। इस थेरेपी में एड्स के मरीजों को उपचार प्रदान किया जाता है। सही विकल्प चुनना था। केवल कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 सही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।